नूर ने कॉल करके दादा को डॉक्टर को साथ लाने का कहा तो उसकी भारी आवाज़ पर दादा परेशान हो गया और कुछ ही देर में वो डॉक्टर के साथ वहाँ पहुंचा। तो नरगिस भी और नूर की बिगड़ी हालत देखकर दंग रह गया। उसके सवाल करने पर नूर ने कहा कि बाद में बताइए। तो उस वक्त तीनों नूरुल ऐन के रूम में थे। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि उन्हें स्ट्रेस फ्री रखें। किसी हादसे या बात का इनके दिमाग पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई हैं। डॉक्टर के कहने पर नूर ने अपने लब काटे। अब ये सहनी दवा हमेशा ही सहना पड़ेगा। नूर के कहने पर दादा ने उलझ कर उसे देखा। मतलब क्यों सहना पड़ेगा नूर? और ये हो क्या रहा है? दादा, तुम पहले डॉक्टर को रवाना करके आओ, फिर तुम्हें सब बताती हूँ। नूर के पास बैठकर नूरुलैन बोली तो दादा ने एक नज़र सब पर डालकर बाहर चला गया। ये सब क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? वापिस आकर उससे गुस्से से पूछा। मत पूछो बेटा, कौन सी क़यामत इस बच्चे पर से गुजर चुकी है। नूर के सर पर हाथ फेरते नरगिस भी बोली। मतलब? वो पास आकर बोला तो नूर ने उसे सारी हकीकत बताई कि कैसे सईद ने रेस्टोरेंट हासिल किया और फिर कैसे हूर को ब्लैकमेल करके उससे निकाह कर लिया। यहाँ तक कि ताया अब्बू ने भी हमारा साथ नहीं दिया और निकाह में गवाह बन गए। फिर हमें यहाँ अकेला छोड़कर चले गए। हाथों में मुंह छुपाकर रोती नूरुलैन दादा को सब बताने लगी और दादा सकते में आ गया था। इतना कुछ हो गया और हमें किसी ने बताया तक नहीं? बेड पर पड़ी हूर को देखते दादा ने कहा। बेटा क्या बताते, वो लोग हम पर बंदूकें तान कर खड़े हो गए और निकाह के वक्त हमें बांध लिया। दुपट्टे से आंखें साफ करती नरगिस भी बोली। और वो पेपर्स कहाँ हैं? दादा का बस नहीं चल रहा था, जाके उस सही आलिम का क्या करते। निकाह के वो सही ले गया और रेस्टोरेंट के बाहर पड़े हैं, मैं लेकर आती हूँ। नूर बताती वहां से उठकर चली गई। कुछ देर बाद फाइल में मौजूद पेपर्स लेकर वापस आई और दादा के सामने रखे। उसने एक नज़र नूर को देखकर पढ़ना शुरू किया। ये तो हुरुलैन के नाम पर है रेस्टोरेंट, और ये एग्रीमेंट इसमें लिखा है कि 3 करोड़ देने के बाद फिर हूर इस निकाह से आज़ाद हो सकती है, वरना नहीं। दादा शौक की हालत में पड़ते हुए बोला। हाँ दादा, प्लीज़ कुछ करो तुम। ताए अब्बू को कहो ना, दे दें ये पैसे, हम आहिस्ता आहिस्ता लुटा देंगे। नूर ने उससे मिन्नतें की। तुम जान गई हो अब्बू को, फिर मुझसे क्या मदद मांग रही हो नूर? जब वो तुम लोगों को मौत के मुंह में छोड़कर चला गया, तो अब क्या हक मदद करेगा जब निकाह भी हो गया? पेपर मेज पर फेंकते वो गुस्से से घुराया। ये पहली बार नूर ने उसे गुस्से में देखते हैरान रह गई, क्योंकि उसकी काली शीशे जैसी आंखों में लाली सी छा गई थी और सफ़ेद रंगत में सुर्खियां। मैं भाई को कॉल करता हूँ, हो सकता है वो कुछ करें। मोबाइल जेब से निकालकर दादा ने कॉल की, पर दूसरी तरफ कोई उठा नहीं रहा था। काफ़ी बार ट्राई करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स ना मिला। तुमने कहा था कि अभी एग्रीमेंट पर हूर ने साइन किए हैं, तो फिर ये एग्रीमेंट की कॉपी क्यों? दादा ने पेपर्स की कॉपी देखकर पूछा। साइन के बाद उसके साथ आए दो आदमियों में से एक कॉपी करवा के लाया और वो हमें देखकर असली खुद ले गया। नूर के बताने पर दादा ने माथा मसला। रात के साए घेरे होने लगे थे। ना हूर को होश आ रहा था, ना ही बुरहान कॉल उठा रहा था। दादा ने अपने बाप से बात की तो उससे सख्ती से उसे वहाँ रहने से मना किया और वापस आने का कहा, पर फिर भी दादा वहाँ मौजूद था। बुरहान इस वक्त जंगल के करीब एक घर के बाहर मौजूद था और ये घर आबादी से दूर तकरीबन जंगल के पास ही था। कल ही उसने आईजी से मीटिंग के दौरान ये केस दिया था कि कराची से पीस की वहशत खत्म करके उसे दुनिया के सामने लाकर सख्त सजा दिलवाएगा, और वो कामयाब भी हो गया था। आईजी की तरफ से उसे परमिशन मिल गई थी और इस सिलसिले में वो ऑफिस में जब बैठा था तो कॉल आई कि यहाँ उसे पीस के खिलाफ कुछ सबूत मिलेंगे, और वहाँ से निकला। तब से अब तक यहाँ आसपास घर के अंदर बाहर तलाशी ले चुका था, पर यहाँ से उसे कुछ ना मिला। और अब वो थक हार कर गाड़ी में बैठा था कि मुसलसल आती दादा की कॉल ओके करके कान से लगाई। हाँ बोलो दादा। गाड़ी स्टार्ट करते पूछा। भाई आप जल्दी से जमाल अंकल के हाउस आ जाएं। परेशान सी दादा की आवाज़ आई। क्यों, क्या हुआ हैरियत? कुछ ठीक नहीं है, बस आप आ जाएं। ठीक है, आ रहा हूँ। कुछ देर हो जाएगी, मैं शहर से दूर हूँ। बुरहान ने कहकर कॉल डिस्कनेक्ट की और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। वो डर रहा था कहीं हुरुल ऐन की तबीयत बिगड़ तो नहीं गई। पहले भी कई बार वो मूद के मुंह से वापस आ लौटी थी। रात के अंधेरे में सैर की गाड़ी गली के बाहर रुकी और उसमें से खुद निकलकर ग्रे 3 पीस सूट में लंबा चौड़ा वो गली में दाखिल हुआ। कलाई में बंधी वॉच में टाइम देखते उससे बेल बजाई। कुछ ही देर में दादा ने दरवाज़ा खोला तो सामने ही सैर मौजूद था। तुम यहाँ किस लिए आए हो? गुस्से से उससे पूछा। हाँ मैं, और अपनी बीवी को लेने आया हूँ। अब तुम उसे बुलाओगे या मैं खुद अंदर आकर लेके जाऊँ? नॉर्मल से अंदाज में कहते उससे पूछा। बकवास बंद करो, यहाँ कोई तुम्हारी बीवी नहीं। दादा ने कहकर दरवाज़ा बंद करना चाहा तो सईद ने बीच में हाथ डालकर रोक लिया और दादा को धक्का देकर अंदर दाखिल हो गया। मैं यहाँ कोई शोर हंगामा करने नहीं आया।
दादा अलवी, अपनी बीवी को लेने आए हूं तो ले जाने दो, वरना ले जाना मुझे आता है। ठंडे ठाड़ लहजे में कहते उससे आगे जाना चाहा तो दादा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर आगे जाने से रोक लिया। ये तुम्हारी भूल है सईर आलम। उसे पीछे की जानिब धक्का देते हुए तनसिया हंसा। सईर ने अपनी आंखें उसके हाथ पर डाली और अगले ही लम्हे हाथ मरोड़ के पीछे से लगाया कि दादा की चीख निकल गई। सईर आलिम अपनी रुकावटों को पांव तले कुचल देता है। तुम लोग इसलिए जिंदा हो क्योंकि मैं चाहता हूँ जिंदा रहो। गहर बरसाती नसों से बंद दरवाज़ा किए नरगिस भी और नूर को देखते उससे कहा और दादा को जोर से ज़मीन पर पटका तो वो मुंह के बल गिरा, जिससे उनके नाक से खून बहना शुरू हो गया। दादा! नूर को नाक मुंह से खून आते देखकर भागकर उसके पास आई। दादा तुम ठीक हो? रोते उससे पूछा। उन दोनों के सीन देखकर मुस्कुराता सईर हूर के रूम की तरफ बढ़ा। नरगिस भी रोते हुए दूर हट गई। खुश रहेगी, यकीन रखें। एक नज़र नरगिस भी पर डालकर वो बोला और अंदर दाखिल हो गया। नीचे बैठी नूर सिर्फ रोती देखती रही। पर्पल कलर की सूट में वो नींद की गहराइयों में पड़ी थी। सई ने एक नज़र उसके खूबसूरत चेहरे पर डालकर पास पड़े रेस्टोरेंट के पेपर्स उठाए और एग्रीमेंट के पेपर बुरहान के लिए छोड़कर उरुल एन को अपनी बाहों में उठाया और रूम से बाहर निकला। याद रहे, अब तभी कोई सईर से राब्ता करे जब 3 करोड़ साथ लाए, वरना किसी चूं चरा पर ये मत भूलना कि तुम्हारी बहन मेरे पास है। नूर के पास आकर वो बोला और एक नज़र नीचे पड़े दादा पर डालकर दरवाजे से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में वहां से गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई तो नूर फूट फूट कर रो पड़ी। पुलिस की गाड़ी में आते बुरहान की नज़र वहां से जाती सईर की गाड़ी को हैरत से देखा और गली के सामने गाड़ी रोककर अंदर भागा, पर वहां खुले दरवाजे के अंदर के मंजर को देखते हुए वहीं साकित रह गया। नूर, क्या हुआ दादा को? बुरहान अंदर दाखिल होकर जल से नाक साफ करते दादा के पास आया। कुछ नहीं भाई, गिर गया। नूर ने जवाब नहीं दिया तो उसे देखते दादा ने बताया। उठो यहाँ से। और ये सईर आलिम क्यों आया था यहाँ? उसे सहारा देकर उठाया और सईर का पूछा। उसके पूछने पर नूरुल ऐन मुस्कुरा दी तो बुरहान ने नासमझी से देखा। उनके रोए चेहरे बिगड़ी हालत कुछ बुरा होने का बता रही थी। नूर, हूर कहाँ है? वो खामोश खड़ी नूर के पास आया और यहाँ वहाँ देखा। हमसे क्यों पूछ रहे हो? जाकर अपने बाप से पूछो जिससे ताया होने का हक अदा किया है। तल्ख लहजे में कहती वो बगैर 1 मिनट रुके जाकर अपने रूम में चुपचाप बैठ गई। बुरहान ने हैरत से दादा की तरफ देखा, जिससे अपना चेहरा झुका लिया। ये क्या कहना चाहती है और क्या हो रहा है यहाँ? कुछ भी ना समझते वो गुस्से से बोलता हुरुल ऐन के रूम की तरफ चला गया। हूर, हुरुलैन। रूम में हूर को ना पाकर वो उसे पुकारने लगा, पर जवाब नदारत। अलबत्ता मेज़ पर रखे पेपर्स को जाकर उठाया और पढ़ने लगा, और वो जैसे जैसे पढ़ता गया उसका चेहरा और आंखें लहू रंग हो गई। ये क्या बकवास है? अब कोई बताएगा मुझे? वो जाकर दादा के सर पर खड़ा हुआ ढाड़ा। दादा ने उसकी लहू रंग होती रंगत को देखा और आंखों में उबलते सवाल को। ये सच है और साइर ने सच में हुरुलैन से निकाह कर लिया? दादा की तस्दीक ने बुरहान के जिस्म को शोलों के नजर कर दिया। शौक में एग्रीमेंट पेपर्स बुरहान के हाथ से नीचे गिरे। और तुमने क्या किया? हाँ, मार खाकर नीचे पड़े थे। अपने घूमते दिमाग से उसे दादा को गले से पकड़कर मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और धाड़ कर पूछा। मैं क्या करता? जब वो निकाह कर चुका था, मैं कैसे रोकता उसे, जब अब्बू ने खुद उसका निकाह सईर आलिम से करवा लिया। एक गंदी लड़की का बोझ जो उतारना था सर से। अपने कॉलर को छिड़क कर उसके हाथों से आज़ाद करवाते हुए उससे से तेज आवाज से बोला कि बुरहान हैरत से देख रहा था। और आप तो शाम को आने वाले थे ना उसे लेने, तो फिर क्या हुआ? इतना सब कुछ होने के बाद भी आप उसे यहीं छोड़कर अपने काम को अहमियत देते चले गए। फिर मुझसे क्या उम्मीद रख रहे हैं? दादा ने भी कभी उसके सामने ऊंची आवाज से बात नहीं की, पर आज उससे सारे लिहाज भूल कर कहा। बुरहान अपने माँ बाप को इतना लालची देखकर शौक में था और अपनी गलती ने उससे कहीं का नहीं छोड़ा था। उसकी खामोशी देखकर दादा को एहसास हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही भूल गया है। उसके कंधे पर हाथ रखकर कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि नूरुल ऐन की आवाज़ पर खामोश हो गया। बहुत हो गया तमाशा, निकलो अब यहाँ से। बुरहान के पाँव में पड़े पेपर्स को उठाए हुए एक अलग ही नूरुल ऐन लग रही थी। क्या कह रही हो नूर? कौन सा तमाशा? दादा हैरत से उसे देखकर बोला। बंद करो सब अपनी अपनी बकवास, समझे? जानती हो हमारे कितने हैर हुआ हैं। एक आया हमें मरने को अकेला छोड़कर चला गया, दूसरा आकर अपने शौक में खड़े हो गए हैं। वो दादा और बुरहान को नफरत से देखती दाढ़ी। मैं कहती हूँ निकलो यहाँ से, वरना इस रात के अंधेरे में चीख चीख कर सबको इकट्ठा कर लूंगी। कोई नहीं है हमारा, मर गए सब, जी लेंगी हम बहनें। जैसे भी हालात हैं गुजारा कर लेंगी, पर याद रखना यहाँ कभी तुम लोगों में से अपना बदसूरत चेहरा लेकर ना आए कोई।
उंगली से दादा और बुरहान को वॉर्न करते उन्हें वहां से धक्के देकर निकालने लगी। पागल हो गई हो नूर, कैसे रहोगी यहाँ अकेली? दादा ने उसके दोनों हाथ पकड़कर कहा। बहुत अच्छी कही दादा अलवी, कैसे रहूंगी मैं यहाँ अकेली? उसके सीने पर हाथ मारते वो कहका लगाती बोली, तो क्या मिला अपनों के साथ से? क्या दिया उन्होंने? मार दिया हम बहनों को, खुद पकड़कर आग की नजर कर दिया उन्होंने। किससे कहूँ? मैं किसको बताऊं कि कोई नहीं हमारा? किससे मदद मांगू अपनी बहन की? सब यहाँ मतलबी हैं, सबको अपने मतलब है। इंसान नहीं रहे इस दुनिया में, मर गए जो थे। फूट कर रोती चीखती वो दादा को बाहर की तरफ धक्का देने लगी और वो मसलसल उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, जो हंसियानी होकर उसे नोचने की दर पर थी। दफा हो यहाँ से, वरना मैं खुद को ही खत्म कर लूंगी। दादा को भारी धक्का देकर वो फ्रूट में लगी छुरी को उठाकर खान के सामने आई। बुरहान ने नापसंदीदगी से उसके पागलपन को देखा। सुना नहीं? निकलो यहाँ से, जाकर बता देना अपने उस लालची बाप को कि मर गए हम, कोई ना आए हमारे दर पर। बिखरे बाल, सुर्ख सूजी आंखें, दुपट्टे से लापरवाह, अकेलेपन के खौफ, गुस्से की शिद्दत से वो कांप रही थी। बुरहान बगैर कुछ कहे वहां से निकलता चला गया। उसका खुद दिमाग सुन हो रहा था अपने बाप के किए पर। उसके जाते ही पीछे नूर आई, तो दरवाजे पर ही दादा खड़ा था। उससे एक नफरत भरी नजर उस पर डालकर उसकी पुकार इल्तिजा को अनसुनी करते दरवाजा बंद कर दिया। नूर, नूर प्लीज बात सुनो, हम मिलकर कुछ कर लेंगे नूर। दरवाजे पर हाथ मारते दादा मिनती करने लगा। दूसरी तरफ बुरहान की खुदगर्जी और बहन की दूरी पर दरवाजे पर सर रखकर रोती नूर टूट चुकी थी अपनों के पतरंग देखकर। चले जाओ दादा, और कभी हमारे रास्ते में मत आना, वरना मेरी मौत के जिम्मेदार तुम लोग होगे। भारी आवाज में कहती वो नीचे बैठ गई और काफी देर तक वहीं बैठी रही, यहाँ तक कि दूसरी तरफ खामोशी छा गई। तो पागलों की तरह हंसने लगी। बस कर दो मेरी बच्ची, जिनका कोई नहीं होता उनका वो ऊपर वाला मालिक होता है। दिल छोटा ना करो, कुछ नहीं होगा हूर को। रोती नरगिस भी उसे अपने साथ लगाकर चुप करवाने लगी, पर वो और तेज रोने लगी कि नरगिस भी से खामोश करवाना मुश्किल हो गया। भी पहले मामा पापा और अब हुरुलैन, मैं क्यों जिंदा हूँ भी? रोते हुए उससे पूछा कि बी कोई जवाब ना दे सकी। उसकी आंखों से खुद आंसू रवा हो गए। गाड़ी सईद आलिम के बंगले के सामने रोककर वो गुस्से से बाहर निकल आया और गेट से अंदर जाने लगा कि गार्ड ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रहे हैं साहब? सईद साहब की परमिशन के बगैर कोई अंदर नहीं आ सकता। बुरहान ने रास्ता रोकने पर गुस्से से उसे देखा और गले से पकड़कर दूर फेंका। सईद की इजाजत की उन कुत्तों को जरूरत होगी जो उसके आगे दुम मारते हैं, समझे? उसे धक्का देकर वो अंदर दाखिल हो गया। सईद, सईद आलिम बाहर निकलो। लॉन्च में दाखिल होकर वो धाड़ा। पीछे गार्ड ने सईद को इन्फॉर्म किया कि एसपी बुरहान कैसे अंदर आया है। बेड पर पड़ी होरोलैन पर कंबल ठीक करके वो एक मुस्कुराती नजर डालकर रूम से बाहर निकल आया। एसपी, इस वक्त यहाँ आने का मकसद? सीढ़ियों पर कदम पे कदम रखते उससे सामने बिफरे खड़े बुरहान से पूछा। मेरी कजन कहाँ है आलिम? बुराते बुरहान ने पूछा तो सईद उसके हालत पर हंस पड़ा। जहाँ हर लड़की शादी के बाद होती है। उसके मुकाबिल आकर सर्द लहजे में बोला। बकवास बंद करो और लाइन को बुलाओ नीचे, मैं उसे लेने आया हूँ। सईद की बात ने उसके तन बदन में आग लगा दी। आवाज नीचे एसपी। ये तुम्हारा पुलिस स्टेशन नहीं, आलिम का घर है, और तुम्हारे लिए एग्रीमेंट की कॉपी छोड़ दी है। जाकर उसे पढ़ो या अपने बाप से पूछो। अब निकलो, बहुत हुआ। ठंडे लहजे में कहते उसे बाहर का रास्ता दिखाया। बहुत बुरी गेम खेली है तुमने आलिम, देखता हूँ कब तक ये दरिंदगी चलेगी तुम्हारी। उसकी बुरी आंखों में अपनी आंखें गाड़ कर वो बोला तो सईद ऐसे हंसा जैसे किसी ने बचकाना बात कर दी हो। तुम जाकर पहले सबूत ढूंढो एसपी। सबूत तो आ जाएंगे आलिम, पर याद रखना मेरी कजिन को ज्यादा देर तुम अपने पास नहीं रख पाओगे, और ना ही मजीद ये कागज टिकेंगे। उसकी बातों पर बगैर ध्यान दिए सईद सिगरेट सुलगाने लगा। बुरहान एक नज़र ऊपर रूम पर डालकर उसे वापस ले जाने का अहद करते हुए वहां से चला गया, तो पीछे वो उसकी पुश को देखता रहा और कुछ गहरे कश सिगरेट के लेकर वापस ऊपर चला आया। कपड़े चेंज करने के बाद वो दूसरी तरफ बेड पर आकर लेट गया। कुछ देर तो पड़ी होशो हवास से दूर हूर को देखता रहा। ये नजरें जब उसके सुर्ख लबों से होती नीचे दिल पर आई तो आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर उसकी थोड़ी पर मौजूद दिल को छुआ। वो वैसे ही पड़ी रही, पर सईद उसके चेहरे पर मासूमियत देखकर इस छोटी सी जान पर किए गए जुल्म को सोचते उसके जिस्म का खून आंखों में जमा हो गया। एन, सर्द सांस खारिज करते उससे पुकारा, पर वो होश में होती तो जवाब देती। आहिस्ता से उसका सर उठाकर अपने सीने पर रख दिया और लाइट ऑफ कर दी। कमरे में मौजूद दोनों की सांसों की आवाज़ें गूंज रही थीं। बुरहान घर में दाखिल हुआ तो सामने ही लॉन्च में कमाल साहब और आसिया बेगम बैठी थी। कहाँ थे?
इतनी देर से बुरहान, हम कितने परेशान हो गए थे। उसे देखते ही आसिया बेगम उठकर उसके पास आई तो बुरहान ने अपनी लहूलुहान आंखों से उसे देखा। अगर आज मैं मर जाता तो क्या करते आप लोग? सपाट चेहरे से सर्द आवाज से पूछा। ये कैसी बातें कर रहे हो बुरहान? कौन सा सदमा लगा है तुम्हें? उसकी हालत का अंदाजा लगाते कमाल साहब ने गुस्से से कहा। सदमा? वाह, मुझे क्यों लगेगा कमाल साहब सदमा? वो तो आपको लगेगा जब जानेंगे कि जिस रेस्टोरेंट को हासिल करने के लिए इतना सब किया वो तो वापस उसके पास ही चला गया। उसकी बात ने कमाल साहब और आसिया बेगम ने एक दूसरे को देखा। कौन सा रेस्टोरेंट बुरहान, और ये कैसे बात कर रहे हो अपने बाप से? वो गुस्से से दहाड़े। बस बस कर दें इस नाटक को। बहुत हो गया, जो करना था कर लिया आप दोनों ने। अब मुझसे कोई सवाल या जवाब के हकदार नहीं हैं आप लोग। मैं मरूं या जिंदा रहूं, अगर आज के बाद आप दोनों में से किसी ने मुझसे पूछा तो मैं भूल जाऊंगा कि आप लोग मेरे माँ बाप हैं। वो कहकर रुका नहीं। अगर तुम भूल गए हो कि हम कौन हैं तो यहाँ लेने क्या आए हो? ये कमाल अलवी का घर है, ऐसी बुरहान का नहीं। और अगर 3 करोड़ चाहते हो तो ये तुम्हारी भूल है कि यहाँ से कुछ मिलेगा। तंजिया लहजे में पीछे से कमाल साहब ने वार किया। ये क्या कह रहे हैं कमाल, हमारा बेटा है, हमारे पास नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? हैरत से देखते आसिया बेगम बोली। फिक्र न करें, मैं यहाँ रहने नहीं आया। इंशाल्लाह कल सुबह आप मेरी सूरत नहीं देखेंगे इस घर में। क्या पता आज पैसे की लालच में भाई की बेटी को मौत के मुंह में देकर आए, कल को कुछ पैसों पर मुझे भी मरवाने से गुरेज नहीं करेंगे। आखिर आपको बहुत सारा पैसा जो मिलेगा। तर्क लहजे में कहते वो अपने रूम में चला गया। ये क्या कह दिया आपने, कहीं वो सच में चला गया तो? रोते आसिया बेगम बोली। कहीं नहीं जाएगा, कुछ दिनों के लिए इश्क का भूत रहेगा सर पर, फिर खुद ही ठीक हो जाएगा। नापसंदीदगी से कहते वो अपने रूम की तरफ रवाना हो गए। पीछे रोती आसिया बेगम फिक्रमंदी से सोफे पर बैठ गई। नाजुक से जिस्म पर रेंगते बिच्छू नुमा हाथ, मुंह से उठती बदबू, सरगोशी नुमा आवाज़ें, उसका सांस घुटने लगा। कोई सांप की तरह उसके बालों में अपनी सख्त उंगलियां फेर रहा था और उसे पूरी तरह अपने शिकंजे में लिए और सरशारी से हंस रहा था, नशे में मदहोश। मामा, पापा, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मामा बचाओ, पापा। और देवनुमा वजूद के शिकंजे में वो नाजुक से लड़की चीखती खुद को छुड़वाने लगी। पापा, मुझे बचा लो मामा। उसकी चीखों पर खौफनाक कह के उसके कानों में गूंजने लगे तो वो हाथ पैर मारती खुद को बचाने की कोशिश करती। उस देह से आज़ादी पाने के लिए पागल होती गला फाड़ कर रोने लगी। पर जैसे जैसे वो रोती चीखती वैसे वैसे कह के मजीद बुलंद होते जाते। पापा, मामा, मुझे बचाओ पापा। मसलसल मजबूत होते शिकंजे में पड़पड़ाते अपने बंद होते सांसों के साथ वो तड़पने लगी। जॉगिंग से आए अपने लिए जूस बनाते सईद के कानों में अपने रूम से आधी चीखें पड़ी तो उससे गर्दन मुड़कर देखा और जूस वहीं छोड़कर वो ऊपर भागा। रूम में कदम रखते उसकी नज़र सामने बिन पानी की मछली की तरह तड़पती हाथ पांव अपने बचाव के लिए मारती हुरुल ऐन पर पड़ गई। वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा। एन, होश में आओ, देखो सब ठीक है। उसके हाथों को पकड़कर उसे झंझोड़ा पर वो होश में होती तो जवाब देती। वो तो खुद को उससे होगी कैद में पाकर चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उसे पूरी तरह से बेकाबू होते देखकर सईद ने उसके नरम से गाल पर जोरदार थप्पड़ दे मारा कि वो एकदम खामोश हो गई। नूर! होश में आते वो हड़बड़ा कर उठ बैठी तो सईद कुछ फासले पर हो गया। नूर नहीं, सईर, तुम्हारा शोहर। उसके भीगे गाल पर हाथ की पुश फेरते वो मुस्कुराया जो पहले से ही कांप रही थी, एकदम खिसक कर दूर हुई। सईर! खौफ से उसके मुंह से निकला। हाँ, सईर आलिम। सर हिलाकर उसे मोहब्बत से देखती तस्दीक की। होश होश लबों पर जुबान बैठी दूसरी तरफ से खिसकती उतर गई। अब अगर तारुफ हो गया हो तो नाश्ता करें, मैं जानता हूँ तुम भूखी हो। वो भी बेड से खड़ा होकर उसे देखता बोला। मुझे जाने दो प्लीज। आंसू साफ करती वो पीछे होने लगी। अब कहाँ जाओगी एन, मेरे पास आकर? वो कदम उसकी तरफ बढ़ाता बोला। देखो, मुझे रेस्टोरेंट नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। कदमों की आहट पर वो जैसे जैसे पीछे हो रही थी वैसे ही लरस रही थी। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, अब नहीं। और आइंदा जाने को मत बोलना, वरना। डरती हो ना बीस्ट से? एक हाथ दीवार पर रखकर उसकी नजरों की हेर फेर को देखते पूछा। अंदाज ऐसा था जैसे बच्चे से बात कर रहा हो। मुझे सच्ची में यहाँ नहीं। वो रोती नफी में सर हिलाती बोली जब उसके कामते लबों पर उससे उंगली रखकर उसे खामोश करवा दिया। पर तुम्हें अब सच में मेरे साथ रहना पड़ेगा मेरी एन। वो बोलता उसे अपने बाजुओं में उठा चुका था। चलो अब नाश्ता करें, जानता हूँ तुमने हमारी शादी की वजह से कुछ नहीं खाया होगा। रूम से बाहर निकलते वो बोला तो हुरुल ऐन का मुंह बंद हो गया।
डाइनिंग टेबल पर आकर वो उसे एक चेयर पर बिठाए खुद ओपन किचन में आ गया। हुरुल एन अपनी ज़िंदगी की इस हकीकत पर खामोश आंसू बहाने लगी और कर भी क्या सकती थी। सईर फ्रेश होने का बात पर छोड़कर हुरुल एन के लिए खुद नाश्ता बनाने लगा। जब अलीफ की कॉल आई, उसने मोबाइल जेब से निकाल कर कान से लगाया। सईर, एसवी बुरहान ताहिर के पास जा रहा है और मुझे लगता है ताहिर जरा सी सख्ती पर कुछ भी बोल सकता है। अलीफ की बात पर उसके पेशानी पर देवी आ गई। तुम आरिफ को यहाँ भेजो, मैं एन को अकेले नहीं छोड़ सकता। चाय कप में डालते उससे कहा और मोबाइल वापस जेब में डालकर ट्रे लिए वो हुरुल एन के पास आया। ट्रे रखकर खुद भी साथ बैठ गया। नाश्ते के बाद तुम रूम में जाओ, कुछ देर में तुम्हें ड्रेसेस मिल जाएंगे। शदीद भूख से नवाला मुंह में डालती बगैर दुपट्टे के बैठी हुरुल एन को देखते वो बोला तो उसका मुंह की तरफ जाता हाथ रुक गया। वो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। उसे एहसास ही नहीं हो पा रहा था कि उसकी शादी हो गई है। कैसे, क्यों, ये सब भी जैसे भूल गई थी। दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया। वो खामोश हो चुकी थी, बिल्कुल खामोश, हर एहसास से आ रही। वो नहीं जानती थी किस मकसद के लिए उससे उससे शादी की है, पर ये ज़रूर जानती थी कि बगैर किसी मुफाद के वो ऐसा बड़ा अपना क्यों नुकसान करेगा। एक अंधी लड़की से शादी कर ली जो खुद ही पहले ज़िंदगी से बेजार थी। उसे फ़िलहाल तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना ही कोई वावेला कर रही थी। वो तब भी खामोश हो गई थी जब सईद ने उसे बाहों में उठाया या खुद के बेहद करीब आया। कहाँ है रूम? गर्व भरे लहजे में भारी आवाज़ से पूछते उससे अपनी तरफ तवज्जो दिलाई। सईद देखकर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। मैं दिखा देता हूँ। उसकी गाल को छूते हुए ऐसे लहजे में बोला कि वो गला तर करती रह गई। रात को ही वो अलवी हाउस से गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए घर में शिफ्ट हो गया था। दादा और आसिया बेगम ने काफ़ी रोकने की कोशिश की, पर वो ना रुका। रुकता भी क्यों जब उसका बाप पैसे की लालच में बिल्कुल अंधा हो गया था। इस वक्त वो ताहिर के बंगले में थे, जहां उनके पहुंचने से पहले ही वो कहीं निकल गया था। उसे पूरा यकीन था उसे ताहिर से कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी, पीस थी। तभी वो सुबह ही अपनी गाड़ी में ताहिर से आ, जिसके कितने ही रेस्टोरेंट से वो एक करोड़पति इंसान था। तो क्यों सईद को एक ही दिन के अंदर अपना रेस्टोरेंट दे गया। सर, ताहिर का एक क्लब भी है यहीं शहर से कुछ दूर। मुझे लगता है हमें वहीं चलना चाहिए। इंस्पेक्टर अरमान ने बुरहान से कहा। ठीक है, चलो। वो कहता वहां से निकले और गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। ये तो तय था कि ताहिर को छोड़ने वाला नहीं बुरहान। फ्रेश होकर सईद ने ड्रेस चेंज किया और ड्रेसिंग रूम से निकलकर बाहर आया तो उसकी नज़र सीधा उदासी हुरुल एन पर पड़ी, जो बेड पर बैठी सोचों में गुम थी। क्या सोच रही हो एन? तैयार होकर वो उसके पास आया तो आंसू साफ करती हुर ने अपना चेहरा मोड़ लिया। सईद उसकी हरकत पर मुस्कुराया। मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार करना चाहिए। पूरी आंखों में शरारत लिए वो उसके कान में सरगोशी से बोला तो उसकी वहशत से आंखें फैल गईं। ऐसे ही लफ्ज़ उसके कान में दूसरी आवाज़ में गूंजे, जिस समय सनसनी फैल गई। वो हरास से हाथ पांव कांपने लगे। प्लीज़ नहीं। घुटन से बंद होते सांस को खींचती वो दूर खिसक गई। साहिर उसकी अचानक बिगड़ती हालत को देखने लगा, जिसके माथे पर पसीने की नन्हे नन्हे कतरे नुमादार हुए वो बड़बड़ाती उससे दूर हो रही थी। साहिर को उसकी जगह कुछ साल पहले का बेजान वजूद याद आया। एन, रिलैक्स। जल्दी से गिरने से बचाने के लिए वो दूसरी तरफ से उसके पास आकर उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेकर बोला। माजी की अजियतनाक लम्हात में मौजूद रोलैन कुछ न समझते सिर्फ अचानक खुद पर होते हमले के इंतजार में थी, जो रोज़ ही वहशी जानवर उसे नोच कर खाता था। एन, देखो कोई नहीं, तुम वहां नहीं हो। उसकी आंखों से बहते गर्म से हाल अपनी उंगलियों से साफ करते साहिर उसके लरस से वजूद को संभालने लगा और रोलैन मसलसल नफ़े में सही ला रही थी। उसकी हालत पर साहिर की आंखों में से एक कतरा निकलकर उसके बालों में गिरा। कुछ नहीं है एन, कोई नहीं तुम्हारे पास। निकल आओ उस काली रात से। उससे अपने साथ लगाकर उसके आंसुओं पर अपने लब रख लिए। वो आ रहा है, मैं जानती हूँ। मुझे छुपाओ, छुपा लो पापा, मुझे मार दो, खत्म कर दो। उसके सीने में छुपी वो बड़बड़ाने लगी। कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता एन, अब तुम मेरी हो, सईर आलिम की हो। उसकी पूछ से लाते वो बोला तो हुरुल एन फूट फूट कर रोने लगी। तुम मुझे नहीं छुपा सकते, वो मुझे मार देगा। मैं जानती हूँ मैं मर जाऊंगी, कोई नहीं बचा सकता मुझे। सईर की शर्ट को मजबूती से पकड़े वो रोते हुए बोली, मुझे वहां से आना नहीं चाहिए था, मुझे छोड़ाओ। वहां मेरे मामा पापा हैं, मुझे ले जाओ। वो कुछ समझने के लिए तैयार ना थी। अब वो मुझे मारेगा, मुझे जाने दो। सही कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगर सख्ती से चुप करवाता
तो अपने अंदर गम खौफ छुपा लेती। अगर छोड़कर जाता तो ज़रूर पीछे डर डर कर खौफ से कुछ भी हो सकता था। तुम अब कहीं नहीं जा सकती। तुम मेरी बीवी हो, अब सिर्फ मेरी हो। और अगर आलिम की ऐन की तरफ किसी ने नज़र उठाकर भी देखा तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। उसके चेहरे को ऊपर करके सर्द आवाज से बोला कि बीवी लफ्ज़ पर हुरूल ऐन खामोश हो गई। बीवी नहीं हो सकती मैं। सईद से दूर होकर उठी ही। रखेल हूँ मैं, ब्लाइंड ब्यूटी हूँ मैं, ब्लैक किंग का नशा हूँ मैं, समझे? कोई बीवी नहीं मैं बीवी हो ही नहीं सकती। अभी वो चीख चिल्लाकर मजीद कहती जब सईद ने हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर लिया। माजी में तुम कुछ भी थी, पर अब तुम मेरी बीवी हो ऐन, और उसको तब तक कहती रहो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। कान पर लब रखते वो गंभीर लहजे में कहने लगा। हुरूल ऐन अचानक उसकी सांसों और मूंछों की चुभन को कान की लो पर महसूस करती वहशत से खामोश हो गई। तब जाकर सईद ने उसके मुंह से हाथ हटाया। कहो जो मैंने कहा। उसके चेहरे को थोड़ी से पकड़कर ऊंचा करते सर्द आवाज से बोला। हुरूल ऐन उसकी वहशत से खुश लब तर करने लगी। क्या? आंखें झपकती वो भराई आवाज से बोली। तुम सईद आलिम की बीवी हो। उसके तकिए लबों पर अंगूठा फेरकर मुस्कुराते कहा। पर वो आंखें मीचकर आंसू बहाती बड़बड़ाई। ये थोड़ी पर उसकी पकड़ सख्त हो गई। दर्द से उससे लब काट लिया। मैं सईद आलिम की बीवी हूँ। डरते डरते उससे जुमला मुकम्मल किया। वो हैरत से आंखें खोल दी जब लबों पर आती गर्म सांसें और थोड़ी पर मौजूद नरम गर्म लम्स ने उसकी सांस रोक दी। कहती रहो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। चेहरे पर मौजूद उसके बालों को कान के पीछे करते वो बोला। पर हुरूल ऐन सुन कहा रही थी। सईद उसको खामोश बुत बना देखकर मुस्कुराते उठा और रूम का डोर लॉक करते नीचे आया। आरिफ सईद को नीचे आते देखकर खड़ा हो गया। मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, तब तक यहीं रहो। और हाँ, एक मेड का इंतज़ाम करो जो काम करने के लायक हो, ताकि मेरे पीछे वो ऐन का ख्याल रख सके। मैं उसे रूम में लॉक करके नहीं रख सकता। आज से तुम यहीं रहोगे ऐन की सेफ्टी के लिए। ठीक है, मैं 1-2 दिन में मेड का बंदोबस्त करता हूँ। सईद की बात सुनते आखिर में उसे सही हिलाकर कहा तो सईद वहां से निकलता चला गया।